एच मस्तीपुर की महारानी थी। उनके लव्ड वंस उन्हें नीना कहकर बुलाते थे। मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए मुझे भी उन्होंने अलाउ किया हुआ था कि मैं उन्हें नीना ही बोलूं। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब हम स्कूल में थे, हम एक स्कूल में नहीं थे, लेकिन एक बार बॉल डांस में मैं उनके स्कूल में गया था और वो मेरी डांस पार्टनर थी। वो बहुत खूबसूरत और अमीर थी और हर कोई उनका एडवांटेज लेना चाहता था, या तो उनसे पैसे लेकर या फिर उनके साथ सोकर। नीना ने बहुत से लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे। उन्हें जो अच्छा लगता था वो उन्हें अपना बॉयफ्रेंड या सेक्स पार्टनर बना लेती थी, और ये रिलेशनशिप खत्म होने के बाद वो ऑब्वियसली उनसे बात करना बंद कर देती थी। लेकिन मेरे और नीना के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, और इसलिए मैं उनके खास दोस्तों में से एक था। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वो बहुत सारी बातें शेयर करती थी। नीना बहुत चीयरफुल पर्सनैलिटी वाली लेडी थी। उनको पार्टी देना और ड्रिंक करना अच्छा लगता था। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हमेशा ही नशे में रहती थी। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, रस्किन तुम कहाँ हो, मेरे घर आ जाओ। हम दोनों मसूरी में रहते थे। वो एक महल में रहती थी और मैं कुछ ही दूरी पर एक कॉटेज में। उनके घर में उनके साथ एक मेड रहती थी जिसका नाम सीमा था, और एक बटलर जिसका नाम हांस था। हांस साउथ अमेरिका से था और वो उनके घर की देखरेख भी रखता था, लाइक अ बॉडीगार्ड। मैं नीना के घर गया और उन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफर की। तभी उनके मेन गेट पे नीना का बेटा कार्तिक आ गया और पैसे मांगने लगा। नीना के 2 बेटे थे और दोनों ही हमेशा नशे में रहते थे। वो स्कूल से निकाले जा चुके थे और अब इसी उम्मीद में थे कि उनकी मदर उन्हें अपनी वेल्थ दे दे। लेकिन नीना उन्हें अपनी वेल्थ नहीं देना चाहती थी और बस बहुत थोड़ी सी पॉकेट मनी दिया करती थी। कार्तिक गेट के बाहर खड़ा होकर पैसे मांग रहा था। वो नीना और सीमा को गालियां दे रहा था। उसने गेट पे चढ़कर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन हांस ने उसे धक्का देकर बाहर गिरा दिया। सीमा रांची से थी और जब कार्तिक रांची में रहता था तब उसने सीमा से शादी का वादा किया था, लेकिन वो सीमा को मारता पीटता था और एक बार उसने सीमा को एक दिन और एक रात के लिए बाथरूम में भी लॉक कर दिया था। तब से सीमा नीना के पास ही रहने लगी थी। वो सीमा के पैसे भी जुए में हार गया था। नीना मस्तीपुर की सेकंड महारानी थी। पहली महारानी की डेथ बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हो गई थी। उनकी डेथ के बारे में बात करते हुए मैंने अपनी मदर और उनकी फ्रेंड डोरीन को बात करते हुए सुना था। मैं उस टाइम छोटा था और वहीं बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। वो दूसरी प्रिंसेस की तरह नहीं थी। वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और उन्हें पार्टीज भी पसंद नहीं थी। उनको शिकार खेलना भी पसंद नहीं था। उनके हस्बैंड देहरादून में शिकार खेलने में बिजी रहते थे। आज के कंपैरिजन में देहरादून का जंगल उस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। उन्हें अपने लिए एक टाइगर का बच्चा चाहिए था एज अ पेट, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट को बुलाया था कि वो उन्हें कोई टाइगर का बच्चा ढूंढकर दे सकें। महारानी महल में अकेले बहुत बोर हो जाती थी। उनके पास एक कार थी और उन्होंने एक गफूर नाम के यंग मैन को ड्राइवर रखा हुआ था जो बहुत हैंडसम था। वो दोनों साथ में इतना टाइम बिताते थे कि गफूर महारानी को अच्छा लगने लगा था। एक बार वो सहारनपुर गए और वहाँ उनकी कार खराब हो गई। उन्हें रात को वहीं पर एक होटल में रुकना पड़ा। पिछले कई सालों से महाराजा ने महारानी को टच भी नहीं किया था, इसलिए उस रात महारानी खुद को रोक न सकी और गफूर के साथ ही सो गई। इसके बाद भी महारानी और गफूर कई बार मिले और एक दूसरे को प्यार भी किया। उनके लव अफेयर के बारे में काफ़ी लोगों को पता था, लेकिन किसी ने महाराजा से कुछ नहीं कहा। राजा के महल में एक कैप्रीसा नाम की नन थी, लेकिन वो ननरी से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताती थी और राजा के काफ़ी क्लोज थी। लोग बोलते थे कि ये नन नहीं, जासूस है, और ये औरत भी नहीं बल्कि हर्मैफ्रोडाइट है। उसने राजा को रानी और उनके ड्राइवर के लव अफेयर के बारे में बता दिया। एक दिन महारानी और गफूर जंगल में नदी के किनारे एक दूसरे को प्यार कर रहे थे कि तभी राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे। गफूर को वहीं गोली मारकर नदी में फेंक दिया गया और महारानी को वापस महल में ले आए। डोरीन ने पूछा, तो महारानी का क्या हुआ? कुछ महीनों के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने ही स्लो पॉइजन देकर उन्हें मार दिया था। इसके बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली जो उनसे उम्र में आधी थी, 20 साल की नीना। नीना जिम कॉर्बेट को लाइक करने लगी थी, लेकिन जिम कॉर्बेट इम्पोर्टेंट थे। वो सेक्स नहीं कर सकते थे, इसलिए शायद वो हमेशा टाइगर्स का शिकार ही करते रहते थे। 1-2 हफ्ते बाद मैं फिर से नीना से मिलने उनके घर गया। वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। उन्होंने अपनी विल लिख दी थी और वो मुझे इसको चेक करने के लिए बुला रही थी।
जब मैं उनसे मिलने उनके घर गया तब उनकी 20 साल की मेड सीमा मेरी ड्रिंक के लिए ग्लास लेकर आई तो मैं मुस्कुराकर उसे देखने लगा। इस बात पे नीना ने मुझे टोक दिया, रस्किन तुम 70 साल के हो, उसके बारे में मत सोचो। नीना और मैं सेम एज के ही थे। मैंने नीना से पूछा, क्या आप अपने हस्बैंड महाराजा के साथ भी ड्रिंक करती थी? नीना ने कहा, नहीं, महाराजा तो हमेशा ही नशे में रहते थे। कार्तिक उनकी देखभाल किया करता था, जबकि मेरा दूसरा बेटा करण हमेशा नशे में ही डूबा रहता था। कार्तिक और करण नीना के बेटे थे जो अब मिडिल एजेस के हो गए थे, लेकिन वो दोनों ही नशे में रहते थे। नीना आगे बोली, महाराजा को चूहे पालने का बहुत शौक था। इस महल के एक विंग पे उन्होंने सिर्फ चूहे ही रखे हुए थे। वहाँ हजारों चूहे थे। एक दिन जो नौकर चूहों को खाना देता था वो जल्दी घर चले गया। महाराजा ने सोचा कि आज मैं ही चूहों को खाना दे देता हूँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा नशे में थे कि वो वहीं पास आउट हो गए। सुबह तक भूखे चूहों ने उन्हें खाकर ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ उनका स्केलेटन ही पड़ा हुआ था। मेरे जाने से पहले नीना ने मुझे एक बहुत ही शानदार शेरवानी देनी चाही, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया और घर आ गया। जब मैंने स्कूल कंप्लीट किया तो उसके 2 साल बाद तक मैं नीना से नहीं मिला था। एक दिन मैं किसी काम से पौंडीचेरी गया हुआ था और वहीं पर मेरी मुलाकात नीना से हो गई। उसकी शादी हो गई थी और वो 2 लड़कों की माँ भी बन गई थी। उन दोनों लड़कों की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नन क्लैरिसा की थी और लड़के भी उससे डरते थे। इसके कुछ टाइम बाद मैं दिल्ली वापस आ गया, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मसूरी में ही कुछ टाइम बिताया जाए। मैंने वहाँ पर एक कॉटेज ले ली। वहाँ के पहाड़ और एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ टाइम बाद मुझे न्यूज़ मिली कि मस्तीपुर की महारानी नीना भी मसूरी के पैलेस में रहने आ गई है। नीना से मिलने जाना मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन सा बन गया था। जब मैं नीना के घर पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर पहले से ही एक पार्टी चल रही है और नीना ने बहुत शराब पी हुई है। लेकिन ये नीना का घर था तो मेरे लिए ये सब नॉर्मल ही था। नीना ने बहुत सारे कुत्ते पाले हुए थे जो घर में हर जगह घूमते रहते थे। नीना के दोनों बेटे भी एक कोने में खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे। पार्टी में कुछ इम्पोर्टेंट लोग भी थे, जैसे मिस्टर रिकार्डो माउंट एल्बन जो एम्बेसडर थे। उनकी वाइफ भी वहीं पर थी जो दूसरों से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। उनके साथ उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, एक लड़की एना जिसे पेंटिंग करना अच्छा लगता था और एक लड़का पाब्लो जिसे मूवीज़ देखना अच्छा लगता था। पाब्लो बहुत कम बोलता था, लेकिन हम दोनों को ही मूवीज़ देखना अच्छा लगता था तो हमारी दोस्ती हो गई थी। रिकार्डो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेन टूर पर ही रहते थे और जब वो मसूरी में होते थे तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा वो नीना के बेडरूम में टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन जब रिकार्डो मसूरी में नहीं होते थे तब भी नीना को अपने साथ सोने के लिए कोई चाहिए होता था। एक होटल में एक पाइनिस्ट था। नीना को वो अच्छा लगा तो उसने उसे अपने घर पर ही रख लिया। एक दिन नीना और वो पाइनिस्ट बेडरूम में थे, तब रिकार्डो वहाँ पर आ गया और उसने अपनी गन से पाइनिस्ट पे गोली चला दी। गोली पाइनिस्ट को नहीं लगी, लेकिन उसे हार्ट अटैक ज़रूर आ गया। तभी मैं भी वहाँ पर पहुँचा और मैंने डॉक्टर बिस्ट को फ़ोन करके बुलाया। नीना ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पाइनिस्ट यहाँ नहीं मरना चाहिए, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। अब रिकार्डो गाड़ी चला रहा था और मैं और डॉक्टर बिस्ट पाइनिस्ट को पकड़कर पीछे बैठे हुए थे। पाइनिस्ट कुछ दिन बाद ही ठीक हो गया था, लेकिन वो वापस नीना के घर कभी नहीं आया। नीना ने उसे अपने पूना के एक महल में पाइनिस्ट की जॉब दिलवा दी थी और वो वहीं चले गया। मैं खुद उसे देहरादून रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया था। इस इंसिडेंट के बाद रिकार्डो भी अपनी फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका चले गया। उन्हें भी मैं देहरादून रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया था। ऐसे कामों के लिए नीना हमेशा मुझे ही बुलाया करती थी। सर्दियाँ आने को थी तो मैंने दिल्ली जाने का प्लान बनाया, लेकिन मुझे वहाँ थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ गया, लगभग 3 साल। गर्मियों में वहाँ पर मुझे नीना की 2 कज़न सिस्टर्स भी मिली जो मसूरी में ही रहती थी। वो टीचर्स थी और समर वेकेशन में घूमने आई हुई थी। नीना वहाँ पर अकेली थी तो उसने आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर को अपने घर पर रख लिया। नीना ने उसे बस अपनी फिजिकल नीड्स के लिए ही रखा हुआ था, लेकिन उस ऑफिसर की नज़र नीना की प्रॉपर्टी पर थी और ये बात नीना का बेटा कार्तिक भी जानता था और उसे अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। एक दिन वो आर्मी ऑफिसर देहरादून के एस्ले हॉल के सामने से रोड क्रॉस कर रहा था। अचानक से कार्तिक बहुत तेज कार चलाता हुआ आया और ऑफिसर को टक्कर मार दी। ऑफिसर की वहीं पर ही डेथ हो गई। कार्तिक ने शराब भी पी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कोई जेल नहीं हुई और वो मसूरी वापस आ गया। नीना और मैं सेम एज के थे और हम दोनों ही बूढ़े हो चले थे। अब नीना ज़्यादातर टाइम अपने बेड पर ही स्पेंड करती थी,
लेकिन पहले की तरह नहीं। अब बस वो रेस्ट करती थी और अपने डॉग्स के साथ रहती थी। नीना ने अपनी बिल लिखी हुई थी। उन्होंने मुझे उसे चेक करने के लिए बुलाया। उन्होंने अपने सारे प्रेशियस स्टोन्स और ज्यूल्स अपने रिलेटिव्स में बांट दिए थे और ये मसूरी वाला घर उन्होंने अपने केयर टेकर हांस के नाम कर दिया था, ताकि उनके जाने के बाद हांस उनके कुत्तों की रखवाली करे और उन्हें खाना दे। एक दिन नीना के घर से मुझे फ़ोन आया। ये उनके एक सर्वेंट का फ़ोन था जिसे मुझे न्यूज़ देनी थी। नीना अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके लास्ट राइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही थी। मैं हांस और डॉक्टर बिस्ट के साथ नीना की बॉडी को क्रीमेशन के लिए देहरादून ले आया। हमने कोई बस नहीं बुक कराई थी। हमने नीना को उसी की कार की छत पे बांध दिया था। बॉडी में आग लगाई और कुछ देर हम तीनों वहीं खड़े रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो नीना हमेशा हंसती रहती थी और हमेशा ही पार्टी के मूड में रहती थी, वो अब हमेशा के लिए सो गई है। नीना के जाने के बाद हांस ने कुछ दिन तक उनके घर और कुत्तों की रखवाली की, लेकिन उनके कुत्ते भी बूढ़े हो गए थे और उनके घर में बड़े बड़े चूहे रहने आ गए थे, जो अगर एक साथ अटैक करे तो इंसान को भी मार सकते थे। इसलिए हांस भी घर छोड़कर चले गया। कुछ महीनों के बाद नीना की कज़न, जो मुझे दिल्ली में मिली थी, वो मेरे कॉटेज में आई। उसने मुझे वही शेरवानी दी जो नीना मुझे एक बार अपने घर में देना चाहती थी। ये शेरवानी दिखने में अच्छी थी, लेकिन इसमें कोई प्रेशियस स्टोन्स, कोई भी हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए थे। शायद नीना मुझे ये बोल रही हो कि ये एक हैंडसम शेरवानी है एक हैंडसम मैन के लिए, या फिर नीना बस मुझे चिढ़ा रही होगी। लेकिन जो भी बात थी, मैंने इस शेरवानी को कभी नहीं पहना। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।